हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। आज हमारा टारगेट रहेगा कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू का मिनी रिवीजन का क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 करने का। जैसे कि आप लोगों को पता है कि संजीवनी बूटी का हम लोग सारे के सारे क्वेश्चंस को बढ़िया तरीके से आपको समझा दे रहे हैं, रटवा दे रहे हैं। आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि इसके बाद घर में रिवाइज करने का, ये सब सारे क्वेश्चंस बढ़िया तरीके से लिखने का, ताकि एग्जामिनेशन में कभी दिक्कत ना हो। तो ऑलरेडी हम लोगों ने 8 क्वेश्चंस इतने सारे मिनी रिविजन्स में कर लिए। अभी तक कुल मिला के 3-4 ही मिनी रिविजन्स हुए होंगे, उसमें 8 क्वेश्चंस हम लोग डन कर लिए हैं। आज हमारा सेकंड लास्ट मिनी रिविजन है। आई होप कल का मिनी रिविजन में हम लोग पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू खत्म कर देंगे। यस दोस्तों, आइए शुरू करते हैं, ज्यादा लेट नहीं करते हैं। यहां पे लिखा हुआ है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन सॉवर्जिनिटी, सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म, डेमोक्रेसी एंड रिपब्लिक है। इन सब के बारे में हम लोगों को लिखना है। जितना लिख सकते हो, जितना बना बना के लिख सकते हो सेक्युलरिज्म के बारे में, सोशलिज्म के बारे में, सॉवर्जिनिटी के बारे में, उतना अच्छा रहेगा। जैसे आप देख सकते हैं, कॉपी इनका देख सकते हैं, आधा आधा पेज करके लिखा गया है, कितना अच्छा हैंडराइटिंग में लिखा गया है। वैसे ही आप लोगों को लिखना है और जो मेन पॉइंट्स है वो अंडरलाइन करना है, जैसे ऐसे अंडरलाइन करना है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं सॉवर्जिनिटी। सॉवर्जिनिटी का मतलब है कि हम लोग आजाद देश है, हम लोग आजाद देश हैं कि कोई दूसरा कंट्री हमारे देश में इंटरफेयर नहीं करेगा, कोई दूसरा कंट्री हमारे देश में लॉ नहीं बनाएगा। सॉवर्जिनिटी का मतलब है हम लोग आजाद देश है, हम लोग खुद का लॉ खुद ही बनाएंगे, कोई दूसरा कंट्री इंटरफेयर नहीं करने आएगा। क्या पाकिस्तान इंटरफेयर करने आता है? क्या इंग्लैंड इंटरफेयर करने आता है? नहीं ना, दूसरा कंट्री को इंटरफेयर करने देंगे ही नहीं। ये हमारा कंट्री है, हम लोग को जो करना रहेगा हम लोग करेंगे। सिंपल सा बात है। इसको क्या बोलते हैं? सॉवर्जिनिटी। इसके बाद देखिए, सॉवर्जिनिटी रेफर्स टू द सुप्रीम पावर। हमारे पास एकदम सुप्रीम पावर है, हमारे पास पावर है, हमारे पास पूरा का पूरा ऑथोरिटी है, कोई हमें कब्जा नहीं किया हुआ है, हम लोग किसी के अंडर में नहीं है दोस्तों, हम लोग एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। तो सॉवर्जिनिटी रेफर्स टू द सुप्रीम पावर और ऑथोरिटी ऑफ ए स्टेट टू गवर्न इटसेल्फ विदाउट इंटरफेरेंस फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेस। यानी कि बाहर वाले हमें कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे, हम लोग खुद ही चला सकते हैं। सिंपल सा बात है। हम अगर कोई भी फैसले लेते हैं, कोई भी लॉ बनाते हैं, हम लोग खुद ही बनाएंगे। यहां पे लिखा हुआ है, देखिए, इट मींस दैट ए कंट्री हैज ए राइट टू मेक इट ओन डिसीजन और लॉस। हम लोग को डिसीजन लेना है, हम लोग को लॉ बनाना है, तो क्या हम पड़ोसी देश से पूछेंगे? नहीं, खुद ही बनाएंगे। इसके बाद देखिए, सॉवर्जिनिटी इंश्योर्स दैट ए नेशंस कैन डिटरमाइंस इट ओन डेस्टिनी। मतलब कि हमें किस रास्ते पे जाना है, हमें अपने देश को कैसे मैनेज करना है, हमें किस तरह का रूल्स को फॉलो करना है, ये हम जानेंगे। ये कोई दूसरा डिसाइड नहीं करेगा। ये कौन जानेगा? हम जानेंगे। कौन जानेगा बाबू? हम जानेंगे। जैसे मान लो कि तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारे मतलब कि घर के मामले में टांग धांग रहा है, तो तुम क्या बोलते हो? ये मेरा मैटर है भैया, हमको छोड़ दो, ये मेरा मैटर है, इट्स माई चॉइस। ऐसे बोलते हो कि नहीं बोलते हो? बताओ। यस बोलते हैं सर। तो ये क्या है? सॉवर्जिनिटी। क्योंकि तुम आजाद हो, तुमको कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। इसके बाद देखिए, सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म क्या होता है? सेक्युलरिज्म मतलब होता है कि ये देश किसी भी रिलीजन के पक्ष में नहीं है। ये देश समझता है कि सब कोई इंडियन है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी को भी ये देश इंपॉर्टेंस नहीं देता है। ये देश सबको एक समझता है। क्लियर है कि नहीं बताइए? तो इन सिंपल टर्म्स इट मींस दैट गवर्नमेंट डज नॉट फेवर एनी पर्टिकुलर रिलीजन एंड ट्रीट ऑल रिलीजन इक्वली। गवर्नमेंट सारे के सारे रिलीजन को इक्वल मानता है, चाहे कोई भी रिलीजन आ जाए। हमारा देश सेक्युलरिज्म फॉलो करता है। जैसे आप पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान में सिर्फ मुस्लिम ही रहेगा, इस्लामिक कंट्री है। लेकिन हमारे इंडिया ही ऐसा जगह है, हमारा भारत ही ऐसा जगह है जहां पे सारा का सारा रिलीजन का सम्मान किया जाता है, सबको एक समझा जाता है। यस, समझे कि नहीं सेक्युलरिज्म का मतलब? तो ये पूरा का पूरा आप लोग को लिखना है, बना बना के जितना आप लोग लिख सको, पढ़ सको, इतना अच्छा है। ठीक है, तो सेक्युलरिज्म इंश्योर्स रिलीजियस फ्रीडम। यानी कि आपको मंदिर जाना है, मस्जिद जाना है, गुरुद्वारा जाना है, जाओ ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। जहां पे भी जाना है, जो भी रिलीजन का पालन करना है आप करो। सेक्युलरिज्म का मतलब ये होता है। सिंपल सा बात है। यानी कि कोई रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन आपको यहां पे देखने को नहीं मिलेगा। सेक्युलरिज्म इज ए मतलब कि कवर स्टोन ऑफ मतलब कि डेमोक्रेसी एंड इंश्योर्स दैट पीपल्स ऑफ ऑल फेथ कैन एग्जिस्ट पीसफुली इन सोसाइटी। यानी कि जो जिसको मानना है मानो, आप पीसफुली रहो, आप आराम से रहो, आपको कोई अफेक्शन नहीं होगा, आपको देश कोई हानि नहीं पहुंचाएगा।
आपको जो धर्म फॉलो करना है करो, सिंपल सा बात है। इसके बाद बात करते हैं सोशलिज्म। सोशलिज्म माने कि क्या होता है? सामाजिक। सोशलिज्म माने क्या होता है? सामाजिक। सामाजिक यानी कि सोशलिज्म इज एन आइडिया दैट बिलीव्स एवरीवन शुड शेयर द वेल्थ ऑफ द कंट्री इक्वली। इट मींस द इंपॉर्टेंट थिंग लाइक हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया, अदर सर्विसेज हो गया, शुड बी अवेलेबल टू एवरीवन। सोशलिज्म ये बोलता है कि हेल्थ केयर हो या एजुकेशन हो या सर्विसेज हो, सबको मिलना चाहिए, सबको बराबर का मिलना चाहिए, किसी एक को नहीं, सबको मिलना चाहिए। बेसिक नेसेसिटीज जो हो गया, फूड, एजुकेशन, हेल्थ केयर, सर्विसेज, सबको मिलना चाहिए, समाज को मिलना चाहिए। वो रिच है, पुअर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए रिच को मेडिकल फैसिलिटीज मिलता है और अगर पुअर को मेडिकल फैसिलिटीज नहीं मिलता है, तो ये गलत है या सही है? कमेंट बॉक्स में बताओ ये गलत है या सही है। अगर मान लो अमीर हो तभी मेडिकल फैसिलिटी मिलेगा, गरीब हो तो कुछ नहीं मिलेगा, तो क्या ये गलत लग रहा है तुमको? यस सर, गलत है ये। अगर अमीर हो तभी तुम फूड अफोर्ड कर सकते हो, अगर गरीब हो तो तुम फूड भी अफोर्ड नहीं कर सकते हो, या ये गलत लग रहा है तुमको? एजुकेशन, अगर तुम अमीर हो तो ही एजुकेशन अफोर्ड कर पाओगे, गरीब हो तो एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पाओगे, ये गलत है ना भाई। इसी को बोलते हैं सोशलिज्म। सोशलिज्म का मतलब है कि सबको सब कुछ मिलना चाहिए, सबको सब कुछ मिलना चाहिए, चाहे वो रिच हो या पुअर हो, रिच हो या पुअर हो। आप लोग में से डाउट कर रहे होगे कि भैया इतना लिखना है, यस इतना लिखना है, आपको पूरा का पूरा लर्न करना है, हम आपको कंटेक्स्ट समझा दे रहे हैं, आपको लर्न करके घर में लिखना है इसको। जितना ज्यादा बड़ा लिख पाओ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू का आंसर, उतना ज्यादा तुम्हारे लिए बेहतर है। इसके बाद बात करेंगे डेमोक्रेसी। ये कंट्री डेमोक्रेसी वाला है। किम जोंग को जानते हो? किम जोंग चचा, नॉर्थ कोरिया में वो अत्याचार चलाते हैं, लेकिन ये कंट्री वैसा नहीं है। ये कंट्री को चुनने का, ये कंट्री के लीडर्स को चुनने का तुमको मौका मिलता है। पीपल चुनते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को कि हम दीदी को वोट देंगे ना मोदी को वोट देंगे, सब तुम्हारा चॉइस है, ये सिर्फ तुम्हारा चॉइस है। तुम लोग ही अपना लीडर को चुनते हो और तुम ही लोग रिस्पॉन्सिबल हो अपने जो लीडर्स बैठे हैं, ठीक है? तो डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच ए पावर इज वेस्टेड इन द हैंड ऑफ पीपल। यानी कि आदमी लोग के हाथ में पावर है, इस देश के जनता के हाथ में पावर है कि किसको वो राजगद्दी पे बिठाएगा और किसको वो राजगद्दी से उतारेगा, किसको प्रधानमंत्री के सीट पे बैठना चाहिए, किसको मुख्यमंत्री के सीट में बैठना चाहिए। ये कौन डिसाइड करता है रे बाबा? ये पीपल डिसाइड करता है। पीपल, वोट जो करते हो ना तुम, वोट से ही सब कुछ डिसाइड होता है। और इलेक्शन जो है ये फ्री होना चाहिए, फेयर होना चाहिए। इलेक्शन फ्री और फेयर होता है नॉर्मली, सबको वोट देने का अधिकार है और सबको वोट देना भी चाहिए, और आप लोगों के ही वोट से लोग बड़े बनते हैं, ठीक है? आप लोगों के ही वोट से लोग बड़े बनते हैं। तो यहां पे देखिए, डेमोक्रेसी प्रमोट्स पॉलिटिकल इक्वलिटी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, रूल ऑफ लॉ, इट अलाउज सिटीजन टू वोट। यानी कि डेमोक्रेसी जो है वो प्रमोट करता है पॉलिटिकल इक्वलिटी। तो पॉलिटिकल इक्वलिटी के बारे में समझाया था ना कि सबका हक है कि सब वोट भी दे, और कोई अगर खड़ा होना चाहता है इलेक्शन में, खड़ा हो सकता है भाई। हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, क्या फर्क पड़ता है, खड़ा हो सकता है इलेक्शन में, सिंपल सा बात है। इट अलाउज सिटीजन टू वॉइस देयर ओपिनियन। अगर मान लीजिए, अगर आपको कुछ चीज गलत लग रहा है, अगर मान लीजिए गवर्नमेंट गलत कर रहा है, तो आप आवाज नहीं उठाओगे क्या? आवाज नहीं उठाओगे क्या? उठाओगे, और इस पे कोई केस नहीं कर सकेगा, सिंपल सा बात है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा गया है, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री। आइए अभी समझते हैं रिपब्लिक। ए रिपब्लिक इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड ऑफिशियल। यानी कि जो हेड ऑफ द स्टेट रहेगा, हेड ऑफ द स्टेट मतलब कौन? अरे प्रधानमंत्री। हमारे जो प्रधानमंत्री है या जो मुख्यमंत्री है, वो कैसे इलेक्ट होते हैं? वो ऑफिशियली इलेक्ट होते हैं, ऑफिशियली। अनऑफिशियली इलेक्ट नहीं होते। अनऑफिशियली इलेक्ट होना किसको बोलते हैं? जैसे कि प्रधानमंत्री का कोई बेटा है, वही वापस प्रधानमंत्री बन गया, उसका बेटा वापस प्रधानमंत्री बन गया। यानी कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब राजा वही बनेगा जो हकदार रहेगा, सिंपल सा बात है। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। पहले के जमाने में क्या होता था? राजा का बेटा ही राजा बनता था, लेकिन आजकल ये नियम है नहीं, सिंपल सा बात है। रिपब्लिक का मतलब है ये देश का लीडर जनता चूज करेगी। ऐसे चूज नहीं होगा कि राजा है और उसका बेटा वापस राजा बनेगा, वैसा नहीं, ठीक है? ए रिपब्लिक इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड ऑफिशियल। हेड ऑफ द स्टेट ऑफिशियली इलेक्ट होगा, ऑफिशियली इलेक्ट होगा, रेदर देन ए
hereditary monarch. In simple terms, it means that a country is governed by the representatives chosen by the people who are accountable to electorate. यानी कि जब आप वोट देने जाते हो ना, उसी सारे वोट को काउंट करके गिन चुन के स्टेट का जो है हेड चूज किया जाता है। स्टेट माने कि कंट्री का हेड चूज किया जाता है। स्टेट माने ये मत समझना राज्य है। प्रधानमंत्री को भी हेड ऑफ द स्टेट बोला जाता है, प्रधानमंत्री को हेड ऑफ द स्टेट बोला जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। ए रिपब्लिक अपहोल्ड डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स सच एज पॉपुलर सॉवर्जिनिटी, रूल ऑफ लॉ, प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स राइट। तो ऑफकोर्स सॉवर्जिनिटी भी प्रोवाइड करता है, रूल ऑफ लॉ भी प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स राइट भी प्रोटेक्ट करता है इससे। ठीक है, तो आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चंस अच्छे से घर में लर्न कर लेना, जिससे और ज्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है, इसके बाद देखो, इसके बाद और एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो डिस्कस द फंडामेंटल ड्यूटीज इन इंडिया एज पर आर्टिकल 51A। यहां पे बोला गया है कि फंडामेंटल ड्यूटीज को डिस्कस करो एज पर आर्टिकल 51A। तो आइए शुरू करते हैं। द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडिया एज पर आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर ए सेट ऑफ मॉरल ऑब्लिगेशन। यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज में हमें यह दिया हुआ है कि हर एक सिटीजन, हर एक नागरिक को क्या सब चीज फॉलो करना चाहिए। एक देश के नागरिक होने के नाते तुमको क्या सब चीज फॉलो करना चाहिए। एक सिटीजन, एक इंडियन सिटीजन के नागरिक होने के नाते तुमको क्या सब चीज अपने देश में फॉलो करना चाहिए, उसका बुद्धि दिया हुआ है। सिंपल सा बात है, ये कंपलसरी नहीं है फॉलो करना। जैसे अगर मान लो कचरा फेंकना मना है, तो तुम क्या कचरा नहीं फेंके हो आज तक? क्या सच सच बताना, क्या कचरा नहीं फेंके हो? मम्मी पापा बचपन में बोलते हैं कि गाली मत देना बेटा किसी को, गाली देना पाप है। तो तुम गाली नहीं देते हो किसी को क्या? मतलब कि देते हो ना। तो इसका मतलब यह है कि फंडामेंटल हमें ज्ञान की बातें सिखाता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज लिखा गया है कि एक सिटीजन होने के नाते तुम्हारा कर्तव्य क्या है, तुम्हें क्या क्या करना चाहिए। अब ये कंपलसरी नहीं है, अगर तुम इसको नहीं करोगे तो जेल में डाल देंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, जेल में नहीं भी डाल सकते हैं और डाल भी सकते हैं भाई। अगर पुलिस का नजर पड़ गया कचरा फेंकते हुए तो जेल में डालेगा ना, डालेगा ना भाई। यस, तो डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज को फॉलो करना बहुत कंपलसरी नहीं है। क्लियर है? तो यहां पे देखिए, द फंडामेंटल ड्यूटीज इन इंडिया एज पर आर्टिकल 51A। याद रखना दोस्तों, आर्टिकल 51A के तहत फंडामेंटल ड्यूटीज आता है दैट एवरी सिटीजन शुड फुलफिल टुवर्ड्स द नेशन। यानी कि हर एक सिटीजन का कर्तव्य है कि ये सब सारा ड्यूटीज को फॉलो करना। ये तुम्हारा ड्यूटी है दोस्तों, ये तुम्हारा फंडामेंटल ड्यूटी है, तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारा परम कर्तव्य है कि अपने देश के लिए ये सब सारे चीज फॉलो करो। ठीक है, तो दीज ड्यूटीज वेर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1976। 1976 में ये सारे ड्यूटीज आए। नॉर्मली क्यों आया? क्योंकि सबको एक सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाने के लिए, सबको एक देश के प्रति जागरूक करने के लिए कि भाई तुम्हारा देश है और तुमको ये सब सारे ड्यूटीज को फॉलो करना चाहिए अपने देश के नागरिक होने के नाते। सिंपल। जैसे भैया क्या क्या फंडामेंटल ड्यूटीज है, जरा आप बताओ। सबसे पहले रिस्पेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट करो। जो पढ़ रहे हो उसको रिस्पेक्ट करो, जो तुम पढ़ रहे हो, जो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हो उसको रिस्पेक्ट करो। नहीं करोगे जेल में जाओगे। वैसे कंपलसरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि तुम कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट करो, लेकिन अगर किसी को कभी पता चल गया और ना रिस्पेक्ट करने की वजह से अगर किसी को हानि पहुंची तो तुम जा भी सकते हो जेल में। ठीक है, इसके बाद नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट करो। बहुत जन क्या करते हैं, अपने नेशनल फ्लैग को रास्ते में फेंक देते हैं, ऐसा बिल्कुल मत करो। नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट करो, अपने नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट करो। ठीक है, इसके बाद मतलब कि चेरिशिंग द फॉलोइंग द नोबल आइडियाज एंड इंस्पायर्ड आइडियाज स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। जो लोग फ्रीडम के चक्कर में अपनी जान की आहुति दी है, जो लोग फ्रीडम के चक्कर में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जिन लोग के वजह से तुमको फ्रीडम मिला है, उनको भी रिस्पेक्ट करो, उनको भी रिस्पेक्ट करो। डिफेंडिंग द कंट्री एंड इट्स सॉवरेनिटी एंड कंट्रीब्यूटिंग टू द प्रमोशन एंड हार्मोनी टू द स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड अमॉन्ग्स पीपल। यानी कि सबके साथ भाईचारा बना के रखो, सबके साथ भाईचारा बना के रखो। रिलीजन मत खिलो भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ऐसा बोलता है हम लोग को फंडामेंटल ड्यूटी, सब मेरे भाई भाई। ठीक है, इसके बाद देखो, एडिशनली सिटीजंस आर एक्सपेक्टेड टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द सच हेरिटेज ऑफ इंडियाज कल्चर। यानी कि जितना भी हेरिटेज है, जैसे कि मान लो ताजमहल है या तो जितना भी हेरिटेज है कंट्री का, वो सब सारे हेरिटेज को अच्छे से प्रिजर्व करो। जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं, जितने भी बड़े बड़े हेरिटेज हैं, उन सारे हेरिटेज को
हम लोग को प्रोटेक्ट करना रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्रॉपर्टी यानी कि पुलिस स्टेशन, कोर्ट, पार्लियामेंट, सब चीज को हम लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों का ये ड्यूटी बनता है कि पब्लिक प्रॉपर्टी भी हम लोग को प्रोटेक्ट करना चाहिए। जैसे कि मान लो कि पार्क हो गया, एक पार्क हो गया, ठीक है, उसको भी हम लोग पब्लिक प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो, फर्दर मोर सिटीजंस आर इनकरेज टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट। हमें हमेशा आसपास के नेचर्स का भी ध्यान रखना चाहिए कि नेचुरल एनवायरनमेंट सही है कि नहीं है। जैसे लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ, सब चीज को भाई एकदम पल्यूट मत करो, और कुछ ऐसा करो कि वाइल्ड लाइफ हमेशा मतलब कि प्रोटेक्टेड रहे, वाइल्ड लाइफ को मारो मत, ठीक है। ये भी तुम्हारा फंडामेंटल ड्यूटीज है। एंड इवन सिटीजन शुड स्ट्राइव टुवर्ड्स द अपहोल्डिंग यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशंस। हमेशा देश के मान सम्मान के लिए लड़ाई लड़ो। अगर कोई अपने देश के बारे में बुरा बोले, उसका हाथ तोड़ दो, उसका मुंह तोड़ दो, सिंपल सा बात है। भारत में रह के भारत का बुराई करता है, अपने देश की मान सम्मान की चिंता करो हमेशा, और हमेशा डिग्निटी ऑफ वुमेन का भी चिंता करो, ठीक है। डिग्निटी ऑफ वुमेन मतलब कि वुमेन्स के साथ कभी भी दुर्व्यवहार, ये सब चीज मत करो, ठीक है। ये सब क्या है? ये सब फंडामेंटल ड्यूटीज है। ये सब क्या है? ये सब फंडामेंटल ड्यूटीज है। एक बार तुम घर में अगर तुम 3-4 बार पढ़ लोगे ना, इसको रीड कर लोगे ना, ऑटोमेटिकली तुम्हारा याद हो जाएगा, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। इसके बाद देखो, इसके बाद यहां पे लिखा हुआ है व्हाट इज आर्टिकल 51A। बिल्कुल सेम टू सेम है, फंडामेंटल ड्यूटीज ही तो आर्टिकल 51A के तहत आता है। तो यहां पे देखिए ध्यान से, सेम टू सेम है, इसको पढ़ाएंगे नहीं, सेम टू सेम है। आर्टिकल 51A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आउटलाइंस द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द citizens towards the nation. It was added in 42nd Amendment Act in 1976. आर्टिकल 51A को ही फंडामेंटल ड्यूटीज बोला जाता है। दो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और दोनों क्वेश्चन घुमा घुमा कर पूछ सकते हैं, ठीक है। और जो कि एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और पेट्रोइज्म लाता है। सिंपल सा बात है, हमारे देश में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है, 11 कुल मिला के 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। कितने? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है दैट एवरी सिटीजन मस्ट फॉलो। हर सिटीजन को फॉलो करना ही चाहिए, हर सिटीजन को फॉलो करना ही चाहिए। जैसे कि रिस्पेक्टिंग द नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, चेरिशिंग द फॉलोइंग नोबल आइडियाज, डिफेंडिंग द कंट्रीज, एकदम सेम टू सेम है। देखो जैसे हम लोग पढ़े थे फंडामेंटल ड्यूटीज, वैसे ही आर्टिकल 51A पढ़ रहे हैं, सेम ही तो है। आर्टिकल 51A के ही अंदर तो आता है ना फंडामेंटल ड्यूटीज है। तो एक आंसर पढ़ लोगे, उसी आंसर को थोड़ा सा अलग लिख दोगे, बस हो जाएगा। एक आंसर पढ़ लोगे, उसी आंसर को थोड़ा सा अलग लिख दोगे, हो जाएगा। सिंपल सा बात है, आर्टिकल 51A भी प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग इधर तक ही करेंगे। तो आज हम लोग बस इतना तक ही करेंगे, 11 तक ही करेंगे, 12, 13, 14, 15 कल, और कल करके हम लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू खत्म कर देंगे। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आप लोग बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन कमेंट भी करके जाना, लास्ट में आप एक बार जरूर कमेंट करके जाना कि आपको थोड़ा सा भी बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू।